नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत कला सेज में। जी साथियों, मैं प्रदीप शेखावत आपका स्वागत करता हूं अपनी इस मेवाड़ राजवंश वाली क्लास में। ठीक है साथियों, पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सीधी सीधी बात दिख रही है कि भाई मेवाड़ राजवंश चल रहा है। कहाँ तक पढ़ लिया? राणा कुंभा अपना जो टॉपिक चल रहा है उसी पे अपनी चर्चा रहेगी। आज उनकी जो राजनीतिक उपलब्धियां थी और साहित्यिक उपलब्धियां थी, उनके बारे में अपना जो डिस्कशन रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास में हम फोकस करेंगे। एक ना आपका ध्यान में बिल्कुल इधर आकर्षित होऊंगा। मैंने बात की थी, मैंने क्या बात की थी भी राणा जो कुंभा है ना, वो अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात हमने क्या की थी कि भाई साहब जो राणा कुंभा जी है ना, ये उस समय के प्रकार के शासक रहे थे कि तमाम विश्व या फिर भारत के जितने भी बहुत ही इंपोर्टेंट, या फिर हम इनको ऐसे बोल सकते हैं, इनके नाम की क्या बोलती थी की बोलती थी उस समय इनके नाम की ठीक है। देखो मेरे भाई, हाल इधर देखो, ये है राणा कुंभ। आराम से पढ़ते हैं, आराम से समझ। देखो मैं बोलता हूं कि आप एक इंपोर्टेंट राजा ऐसे हुए जिनका शासनकाल हमें याद रहना चाहिए। बाकी सबका रखो मत, वो कुछ एक इंपोर्टेंट राजा ऐसे का बहुत बहुत बड़ा योगदान था इसमें, का कालक्रम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इनके शासनकाल में देखो, इनके शासनकाल की हम बात करते हैं 1433। पापा चले गए मुगल जी, 68 तक ये थे। अब इनको उदा मार देगा 68 में। आज इनकी हम हत्या करवा के ही जाएंगे जाके दोबारा। ये क्लास जो रहेगी आज, संपूर्ण जो राणा कुंभा है के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, देखो राणा कुंभा हमने जब पिछली क्लास ली थी, पिछली क्लास में डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट किया था भाई, इनको दो तरीके से पढ़ना होगा। एक इनकी पढ़नी होगी राजनीतिक उपलब्धियां या राजनीतिक उपलब्धियां, एक हमें इनको पढ़ना होगा भाई कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में या स्थापत्य के क्षेत्र में का योगदान क्या था। ये दो चार चीजें हमें सीधी सीधी इनके बारे में पढ़नी पड़ेगी। अब हम पहले पढ़ेंगे राजनीतिक उपलब्धियां, और हमने कहां तक पढ़ लिया था। हमने एक तो जो आवड़ बावड़ की संधि हुई थी वो करवा दी 1453 में। उसके बाद में हमने सारंगपुर जो युद्ध हुआ था 1437 में, वो भी अपना हमने देख लिया था, हमने खत्म कर दिया था। आज हमारा जो रहेगा इसी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में, इसमें हम तीसरा देखेंगे कि भाई साहब इन्होंने इंपोर्टेंट युद्ध कौन कौन से लड़े, कौन कौन सी संधियां हुई। तो एक युद्ध का नाम मिलता है नागौर का उत्तराधिकारी युद्ध। नागौर का, इधर देखना, उत्तराधिकारी युद्ध। कहने का मतलब ये है, ये युद्ध होता किन किन के बीच में है। नागौर की गद्दी प्राप्त करनी है, नागौर का शासक बनना है, नागौर का सरदार बनना है, नागौर पर मेरे नाम की तुत्ती बोलनी चाहिए। वो दो भाई थे, दो भाई का नाम क्या मिलता है? एक भाई था जिनका नाम मिलता है शम्स खां। देखना, इधर रहना चाहिए आपका दिमाग और दिल। एक नाम क्या मिलता है? शम्स खां। ठीक है, हमें दूसरा नाम बता दीजिए। मुजाहिद खां। कौन सा खां? मुजाहिद खां। ये दोनों भाई साहब इस प्रकार के आदमी थे, दोनों क्या चाहते थे कि हम क्या बने? नागौर के शासक बने। हम क्या बने? नागौर के शासक बने। अब दो एक ही जगह के राजा बने या एक ही रियासत के राजा बने या एक ही ठिकाने के राजा बने, पॉसिबल है क्या? है क्या पॉसिबल? अरे है क्या रे? नहीं है ना। अब पॉसिबल नहीं है तो बनेगा तो कोई एक ही, और बनेगा कौन? जिसमें सामर्थ्य है, जो बलवान है, जिसके नाम की तुत्ती बोलती है, के फैन फॉलोवर्स है, वही बनेगा ना। सीधी सी बात है। शम्स का भाई साहब आदमी होशियार था। देखना, दो भाई थे, दो भाई क्या चाहते थे कि हम क्या बने? नागौर के शासक बने। इसीलिए तो इस युद्ध का नाम क्या निकला? नागौर का उत्तराधिकारी युद्ध। अगर ये पूछ भी ले कि ये युद्ध हुआ कब था, राणा कुंभा के शासनकाल या राणा कुंभा के शासनकाल के समय ये कब हुआ था नागौर का उत्तराधिकारी युद्ध इन दोनों भाइयों के बीच में, आप सीधे सीधे बता देना। प्रदीप जी महासाहब ने बताया है। क्या बताया है?
1456, 1456। देखो इससे पहले थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे आना है आपको, इससे भी पीछे आना है। एक स्लाइड खाली लेते हैं, आपको याद करवाता हूं। हम पहला युद्ध करवाएंगे, पहला युद्ध कौन सा करवाएंगे देखना, सारंगपुर का युद्ध। तारीख याद करो रे, 1437। ठीक है, डेट याद कर ली। सारंगपुर का जो युद्ध होता है कब होता है, 1437 में होता है। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद करना है, 37 से आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चले। आवल बावल की संधि करवा दे तो करवा देते हैं, आवल बावल की संधि। अगर उतारना चाहते तो उतार लेना। देखो संधि किसकी हुई, आवड़ बावड़ की संधि। अब ये आवड़ बावड़ की संधि हुई ना भाई साहब, 37 37 37 होगी कब, आगे 53, 1453। देखो 1453। देखो सारंगपुर का युद्ध 1437, आवड़ बावड़ की संधि। अब इस संधि को मैं क्या बोल सकता हूं, पिछले क्लास में भी मैंने बोला ही था भाई, इसको मैं मारवाड़ मेवाड़ संधि बोल सकता हूं, मारवाड़ मेवाड़ संधि। ठीक है, होती किन किन के बीच में, राणा कुंभा जो कहां के थे, मेवाड़ के, और मारवाड़ के कौन थे, कौन थे रे, राव जोधा। कौन सा जोधा, राव जोधा। इसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट काम हम करते हैं, इधर आते हैं नागौर का, कौन सा, नागौर का युद्ध, या नागौर का उत्तराधिकारी युद्ध कह सकते हैं हम इसको। भाई कहेंगे ही ना, दो और दो कितने होते रे, दो और दो 6 होते हैं, नहीं 5 4 होते हैं। नागौर का क्या करवाना है, युद्ध करवाना है, कब करवाएंगे, 1456 में करवाएंगे। कब करवाएंगे, 1456 में। देखो सारंगपुर का युद्ध 1437, सारंगपुर का युद्ध 1437, 1437। अभी याद रखो, आवड़ बावड़ की संधि 1453, आवड़ बावड़ की संधि 1453, नागौर का युद्ध रे, नागौर का युद्ध रे, नागौर का युद्ध 1456, 1456 में दो एक काम और होते हैं, एक तो ये युद्ध हो गया, एक और बढ़िया प्यारा काम होता है, राणा कुंभा से संबंधित है भाई, उनकी राजनीतिक उपलब्धियों में ना। देखो एक तो हो गया अपना नागौर का युद्ध, ठीक है, और एक क्या होगा इसमें, सीधा सीधा होगा एक संधि और होगी, उस संधि का नाम क्या है, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि। यह संधि भी कब होगी, 1456। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, आगे बताओ। इससे एक साल बाद क्या होता है, 1457। कौन सा 57, 1457, 1457 में क्या हुआ रे, अरे क्या हुआ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे कालिए, इधर देखना मेरे कालिए। 1457 में क्या होता है, 1457 में होता है बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बदनौर का। ये सारी की सारी राजनीतिक उपलब्धियां तो एक पेज में, एक स्लाइड में इधर ही तैयार कर दी। सारंगपुर का युद्ध 1437, 1437। अगर आपको इससे आगे चलना है कि यार मां साहब और ढंग से बताओ, तो 1437 में एक साल ऐड कर दो, 1438 में क्या होती है, रणमल की हत्या। किसकी हत्या, रणमल की हत्या। भारमली कौन थी, उसकी प्रेमिका थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसी के द्वारा उसका क्या कर दिया जाता है, इंतकाल कर दिया जाता है। ठीक है, वो कहानी हमने पढ़ी थी। 1438 क्या याद रखना है, रणमल की हत्या। 1437 में क्या हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। 53 में क्या होता है, आवड़ बावड़ की संधि। ठीक है भाई साहब, नागौर का जो उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया, या नागौर का युद्ध हुआ कब हुआ, 1456। 1456 में एक काम और होता है, चंपानेर की संधि होती है। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक साल और आगे जाएंगे, 1457 में क्या होता है, बदनौर का युद्ध। यह राजनीतिक उपलब्धियों में हमें पढ़ना है। और हमने एक बात यह भी की थी कि भाई एक सिरोही या आबू पर भी आक्रमण किया था राणा कुंभा ने, और उस समय जो आबू या सिरोही के शासक थे वो कौन थे, सहसमल देवड़ा। और देवड़ा क्या रे, क्या है देवड़ा, अरे सुनो बेवड़ो, देवड़ा क्या है, देवड़ा है चौहानों की ब्रांच है, या चौहानों की क्या है, एक शाखा है। चौहान वंश से संबंधित कौन सा वंश, देवड़ा। देवड़ा शासक कौन, सहसमल।
कौन सा? शेषमल। देखो, अब आपको करना है यहां से तैयार, सारा कुछ तैयार करना है। नागौर का जो उत्तराधिकारी युद्ध होता है 1456 में होता है। 1456 में ये युद्ध होता है शम्स खां और मुजाहिद खां, दो भाई थे। दोनों भाई क्या चाह रहे थे कि हम क्या बने? नागौर के शासक बने। पॉसिबल नहीं है, एक तलवार में दो मयाने नहीं रह, सॉरी, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और ये चाह रहे थे कि एक ही मयान में क्या डाल दे, दो तलवारें डाल दे। पॉसिबल है क्या भाई? एक छाबड़ी में तो 8-10 रोटियां रख सका, मान ली था की बात, लेकिन एक म्यान में दो तलवार कैन गालो, कौन गले नहीं। अब यह तलवार डले को नहीं, या तलवार एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। शम्स कहाँ जाएगा? कुंभा के पास। कहाँ जाएगा? कुंभा के पास। ये लिखवा दूंगा मैं आपको। शम्स कहाँ गया? कुंभा के पास। कुंभा को बोलते हैं कि राणा मेरी हेल्प करो, नागौर का जैसे तैसे मुझे शासक बनने में मेरी मदद करो, और मेरे भाई को वहां टिक मार के बाहर भगवाना है, तको देर बाहर काटनी है कुंड ने जाहिद खां को। लेकिन कुंभा बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, हेल्प तो बनती है, करना तो बनता ही है। और इंसानियत का धर्म क्या है? हेल्प ही करना है। हम बैठे क्यों हैं यहाँ? हमें ऐसे कोई राणा कुंभा थोड़ी कहते हैं, हमारे नाम की ऐसे कोई पूरे राजस्थान में, पूरे मेवाड़ में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में थोड़ी बोलती है। कुछ तो काबिलियत है हम में। और तू मेरे दरबार में आया, मेरे पास हेल्प लेने के लिए आया, और मैं राजपूत शासक तेरी हेल्प ना करूं, ऐसा मेरे इतिहास में है ही नहीं। मेरे पूर्वजों ने भी बहुत सारों की हेल्प की, मेरा तो सीधा सीधा धर्म बनता है कि भाई मैं तो हेल्प करूं। जब तू मेरे बाहर ने आ ही गया, मेरी धरती पर आ ही गया, मेरे घर के दरवाजे पर आ ही गया, मुझे हेल्प मांगने के लिए आ गया, तो अब मुझे क्या करना है? तेरी, चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ। लेकिन याद रहे, शर्त क्या डाली? याद रहे, अगर तूने कुछ धोखा कर दिया, पीठ पीछे कुछ कर दिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, राणा कुंभा बोलते हैं मुझे। इस इतना तू ध्यान रख लेना, तेरी हेल्प करूंगा, हेल्प में पूरी पूरी हेल्प करूंगा, कोई कमी कसर नहीं लेकिन एक बात का तुझे ध्यान रहना चाहिए, ध्यान रखना तू, कि अगर मुझे पता चला कि तू शासक बनने के बाद में जैसे जैसे मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि 4 4 11 होते हैं, तो तुझे बोलना पड़ेगा हाँ 11 होते हैं। ऐसे कोई कौन हेल्प करता है? और अगर फिर तूने बोल दिया कि नहीं 4 4 तो 8 ही होते हैं, और फिर तूने गुस्ताखी कर ली, पीठ पीछे पे किंतु परंतु कर लिया, तो फिर श्याम दंड भेदभाव से मैं क्या करूंगा? तेरा आत्मा कर दूंगा। इस बात का तू क्या रखना ध्यान। कम से कम बोलते तू एक बार उसके मन में सोच लिया, मन्ना गना सोच लिया इन्होंने, कम से कम ने सोच लिया कि जैसे तैसे राजा तो बन जाऊं मैं, भाई मैं भी मेरे नाम की तुत्ती बुलाऊंगा ही, एक बार राजा तो बनवा दे, मन में सोच लिया। चलो ठीक है, राजा बनता है कौन? कंस का। इधर लिखना नागौर का, नागौर का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ कब रे? 1456। कब होता है? 1456। ठीक है, यह होता है शम्स खां वर्सेज मुजाहिद खां के बीच। मुजाहिद खां के, अब क्यों हुआ ये आपको समझा दिया। इसका सहयोगी कौन था, यह सहायता किसने की? कुंभा। कौन से कुंभा? राणा, राणा कुंभा ने क्या की? सहायता की या सहयोग किया। जैसे ही शम्स खां नागौर का शासक बनता है, ये क्या हो गया? राणा कुंभा का विरोधी हो गया। क्या हो गया? देखना, इधर देखना आप। शम्स खां के शासक बनते ही, शम्स खां के शासक बनते ही
बनते ही राणा कुंभा का विरोधी हो गया। जैसे ही राजा बना क्या हो गया? विरोधी हो गया। राणा कुंभा का विरोधी हो। ठीक है भाई साहब, ये बात पहले ही हो गई थी, एक शर्त रख दी गई थी, अगर तूने गुस्ताखी की तो उस गुस्ताखी की सजा जो मिलेगी ना, सोच भी नहीं पाएगा, सपने में भी नहीं सोचेगा। ऐसी कुत्ते की मौत तुझे मारूंगा। मुझे राणा कुंभा बोलते हैं लोग बाग, ऐसे मेरा नाम राणा कुंभा नहीं है। अगर तूने गुस्ताखी कर ली तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर भी इसने क्या किया? औकात दिखाई। औकात दिखाते ये क्या हो गया? इसका विरोधी हो गया। अब राणा कुंभा छोड़ेगा क्या रे? नहीं छोड़ेगा। ये कहां चला गया? क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जब विरोधी बनता है तो कहां जाता है? किसकी शरण में चला जाता है? किसके तलवे चाटने लगता है? सहायता मिल गई राणा कुंभा से, राजा बन गया। राजा बनते ही तलवे किसके चाटेगा? कुतुबुद्दीन शाह का। कहां चला गया? कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया। कुतुबुद्दीन शाह कौन थे? ये थे गुजरात के शासक, या गुजरात का शासक था ये। कहां का शासक था? गुजरात का शासक। इसमें इस प्रकार से आपको लिखना है, शम्स का, सॉरी शम्स का, यार से का खे बोला जा रहा है बार बार। शम्स का जब नागौर का शासक बनता है तो लिखना क्या है? देखो, नोट लगा के लिखना है। 450 रुपए का नोट लगाना है। इसमें लगाना क्या है? इधर देखो, शम्स का शासक बनते ही, शासक बनते ही राणा कुंभा का विरोधी हो जाता है। विरोधी हो जाता है। विरोधी हो जाता है। तथा, कौन सा तथा? तथा कहां चला जाएगा? तथा गुजरात के शासक, गुजरात के शासक, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह की शरण में चला जाता है। शाह की शरण में चला जाता। कहां चला गया ये? शासक बनते ही ये सीधा सीधा कहां जाता है? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह की शरण में चला जाता। राणा कुंभा बोलते हैं, यार ये तो मैसेज कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया राणा कुंभा को। बोलते हैं कि यार तूने ये गलती की क्यों? और अब मैं मेरे जो मैंने प्रॉमिस किया था, पहले ही तुझे बोला था, मैंने शपथ ली थी, तो उस शपथ के अकॉर्डिंग तो मैं छोड़ दूंगा क्या तुझे? भाई छोड़ दूंगा तो नहीं ना मैं तुझे। तो ये अब कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता तो बोलता है तेरे जैसे बहुत आए रे, मुझे राजा बनना था, मैंने तेरा यूज ले लिया, अब तू जाने, तेरा काम जाने, जो हो वो कर लेना, जो उखाड़ सके वो उखाड़ लेना। राणा कुंभा ने बोला कि अभी भी तू गलती कर रहा है, संभल तू अभी भी नहीं रहा है, अभी भी तू क्या कर रहा है? गलती ही कर रहा है। ठीक है, यहां तक इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन आएगा, नागौर का उत्तराधिकारी युद्ध किन किन के बीच में होता है, किन के शासनकाल में होता है, या नागौर की उत्तराधिकारी युद्ध में राणा कुंभा की भूमिका क्या थी? भूमिका हमने बात कर ली। इस प्रकार से भी आ सकता है कि शम्स खां की सहायता किसने की, या राणा कुंभा ने, उन दोनों में से किसकी सहायता की? राजा बनते ही राणा कुंभा का विरोधी हो गया, कहां चला गया? कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया, जो कहां का शासक था? गुजरात का शासक था। इन 4-5 बातें यहां से फैक्ट निकलते हैं, उन फैक्टों को आपको क्या रखना है? याद रखना। लिखवा तो मैंने दिया, ठीक है। आप अपनी तैयारी इस प्रकार से करें, बार बार पढ़ना ना पड़े, इसके लिए इस प्रकार से एक बार पढ़े, एक भारी, कि जो पढ़ा वो क्या है? जो पढ़ा वो कहां है? दिल में है, रग रग में उतार लो। जिस प्रकार से भारमली देशभक्ति थी ना, उसी प्रकार से आपको क्या बनना है? किताब भक्ति करनी पड़ेगी, किताबों की भक्ति करनी पड़ेगी, और इन हमारी भी भक्ति कर लो, ताकि हमें क्या थोड़ा एहसास हो जाए कि आप पढ़ने वाले हो,
और आपको कुतुबुद्दीन शाह जैसी अच्छी अच्छी कहानी आपको हम बता पाए। इन नोट्सों को अच्छे से उतारो और नोट्सों की तैयारी, सॉरी नोट्सों की अगरबत्ती किया करो, ताकि हो जाए कुछ बेड़ा पार आपका, नहीं तो क्या होगा, बड़ा बढ़ जाए। सुनो और आगे सुनो, देखो। नागौर का उत्तराधिकारी युद्ध हो गया भाई साहब, आगे और कुछ बताओगे क्या जी? बताएंगे, क्या बताएंगे, हम बताएंगे आपको। चंपानेर की संधि बता, बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा सकते हो, उत्ते लगा दो। मैंने 5 लगा दिए। कितने स्टार बना दिए मैंने? 5 स्टार बना दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होती कब है तो आप सीधे सीधे बता देना, ये होती है 1456 में। किन किन के बीच में होती है? ये होती है मोहम्मद खिलजी प्रथम। शासक कहां का था रे? मालवा का। कहां का शासक था? मालवा का शासक था। अरे कुछ और बताओ, इसमें और छमका लगाओ, जी लगाते हैं। किसके सहयोग के साथ होती है ये? मालवा का शासक जो मोहम्मद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह। कौन सा शाह? कुतुबुद्दीन शाह के मध्य यह संधि होती है। संधि इस प्रकार से होती है कि हम दोनों क्या करें? सेना को संयुक्त करें, सेना को, अपनी सेना को दोनों को मिला ले, और हम दोनों क्या करें? राणा कुंभा पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, मेवाड़ को जीत लेते हैं, मेवाड़ के बंटवारे कर लेते हैं। 4-5 गांव तू ले ले, 8-10 गांव मैं ले लेता हूं। दोनों में यह शर्त हो गई, राणा कुंभा हार जाएगा, मेवाड़ अपना हो जाएगा। मेवाड़ के आधे गांव तू ले लेना और बाकी बच्चे मुझे दे देना। प्रमुख कारण इससे ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुंभा इस बात, भाई कुंभा को तो उस शर्त के मुताबिक वो बात तो या तो थी कि शम्स खां अगर उधर चला गया, मुझे लेना है शम्स खां का बदला। वो किसके पास है? कुतुबुद्दीन शाह के पास। तो कुतुबुद्दीन शाह के गोचे तो राणा कुंभा ने किए ही होंगे। इसी डर में इन दोनों ने क्या किया, इधर ये बात आपको पता चलनी चाहिए। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, उसमें हमने चर्चा की थी कि भाई युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? मेहप्पा पंवार, जो कहां बेटा है? सारंगपुर बेटा है, सॉरी मालवा बेटा है मोहम्मद शाह खिलजी के पास। और मेहप्पा पंवार ही कौन था? मोक्कल का हत्यारा। उनके 2 हत्यारों को तो राघव देव और राणा चुंडा ने सल्टा ही दिया था, एक सल्टाना बाकी था। तो ये दुश्मनी की भावना भी राणा कुंभा के दिल में थी। इस वजह से युद्ध कौन सा होता है? सारंगपुर का। अब सारंगपुर में धज्जियां किसकी उड़ी? मोहम्मद शाह की उड़ी। हारा कौन था? मोहम्मद शाह हारा था। अब मोहम्मद शाह इस बात को भूल थोड़ी पाएगा कि कोई आया लपड़े ठोके चला गया या लपड़े मार के चला गया, बदला तो लूंगा। बदले की भावना से ही दोनों क्या करते हैं? एक संधि करते हैं, जिसमें एक शासक होता है मोहम्मद खिलजी प्रथम और एक शासक होते हैं कुतुबुद्दीन शाह। ये मालवा का था तो ये गुजरात का था। समझ में आना चाहिए आपको, हम कैसे भी समझाए आपको समझ में आना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं इससे 2-4 अच्छे अच्छे वाले वर्डों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए, चाहे कैसे भी आए। और आप इतने तो होशियार हो कि आपको समझ में आएगा ही। पढ़ा कौन रहे? प्रदीप सर पढ़ा रहे ना। प्रदीप सर बता रहे हैं आपको कि कुतुब मोहम्मद खिलजी प्रथम जो मालवा का शासक था और कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात का शासक था, इन दोनों ने मिलकर कौन सी संधि की थी? चंपानेर की संधि की थी। संधि होती कब रे? संधि होती है 1456 में। ये दोनों अब संधि करेंगे तो लड़ेंगे किससे? ये दोनों किसके विपरीत संधि करते हैं? तो राणा कुंभा के विपरीत करते हैं। किनके विपरीत? राणा कुंभा के विपरीत। दोनों की मंशा क्या थी? दोनों का उद्देश्य क्या था? कुछ नहीं करेंगे, राणा कुंभा को ध्वस्त करेंगे, इसको गिराएंगे, हराएंगे। जब ये हारेगा तो मेवाड़ किनका होगा? अपना होगा। और आधा मेवाड़ तेरा, आधा मेवाड़ मेरा। मेवाड़ का क्या कर लेंगे हम? मेवाड़ का विभाजन कर लेंगे।
ठीक है भाई साहब, करते हैं विभाजन, पहले जीत तो जाए। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है कि राणा कुंभा है ना, राणा कुंभा, मैंने पहले बोला था कि उस समय का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट शासक थे ये। तो उस समय क्या होता है कि राणा कुंभा इस युद्ध में इन दोनों को ध्वस्त कर देते हैं। इन दोनों की संयुक्त सेना को राणा कुंभा की सेना ने क्या कर दिया, परास्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। पराजय कौन होते हैं, ये दोनों होते हैं। विजय कौन होता है, राणा कुंभा। अगर आपसे पूछ लिया जाए चंपानेर की संधि कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1456 में। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आगामी पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यहीं से, पहली बात तो। अगर आपकी किस्मत खराब रहे, हमारी किस्मत अच्छे रहे, तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा कि किन किन का मध्य हुई थी, प्रमुख कारण या उनका उद्देश्य क्या था। प्रमुख कारण तो हमने डिस्कशन कर लिया कि भाई इसके पास कौन बेटा है, सारंगपुर की युद्ध किया जो बदला लेना चाहता है वो, उस वजह से। और इधर कुतुबुद्दीन शाह के पास कौन बेटा है रे, शम्स का। प्रमुख कारण यही थे दो। इसका अगर उद्देश्य आपसे पूछ ले, देखो भाई चंपानेर संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था, संधि का प्रमुख उद्देश्य। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था रे लाडलो, इधर देखना आप, सीधे सीधे देखना, इसे कमर टेढ़ी मत करना, सीधे सीधे देखना। उद्देश्य को क्या लिखते हैं, उद्देश्य क्या था, मेवाड़ का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। मेवाड़ का विभाजन करेंगे, जीत जाएंगे, मेवाड़ को बांट लेंगे। 4-5 गांव तू ले लीजिए, 3-4 गांव में ले ले। ठीक है, ये जो चंपानेर संधि है उसका प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य, मंशा यही थी उनकी। ठीक है भाई साहब, अगली स्लाइड पे आओ, अगले थोड़ा आगे चलो। इसके बाद में हमें देखना है, 56 कंप्लीट हो गए, 57 पे चलते बदनौर। कहाँ चलते, बदनौर, ट्रेन पकड़ लो रे, बदनौर की ट्रेन पकड़ लो, बदनौर चलते हैं, बदनौर का युद्ध करवाते हैं, बदनौर का युद्ध कब होता है रे साथियों, अभी पहले लिखा यार ये डपोड़ो, आपको पहले लिखाया, आप फिर भी नहीं बता रहे हो। देखो ये डपोड़ो वपोड़ो ये जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ ना, आप मेरे भाई हो, कोई मुझसे बड़ा होगा तो उसके लिए सॉरी, और आप मेरे बहने हो जो देख रहा है इस वीडियो को, अरे यही कहना है कि समझो, कैसे भी समझो, समझ में आना चाहिए। और इसी उद्देश्य से आपको हम पढ़ा रहे हैं, हमको गेले थोड़ी है कि ऐसे खड़े। तो आपका फर्ज क्या बनता है, अच्छे से पढ़ो, पढ़ो तो पढ़ो, ईमानदारी के साथ पढ़ो। देखो कब होता है, 1457 तारीख आ जाए तो आपको क्या करना है, 1457 करना है। ठीक है प्रदीप जी, कर लेंगे, आगे चलो, चलते हैं जी। किन किन के बीच में होता है, राणा कुंभा, राणा कुंभा क्या करता है, दोनों की जो सेना थी ना, इस युद्ध में क्या करता है, सॉरी इस युद्ध की बात सुनो थोड़ी। इस युद्ध में क्या करता है, कुतुबुद्दीन शाह को राणा कुंभा अपनी कूटनीति से, कौन सी नीति से, कूटनीति से बेला के पुसला के बोलता है कि कहां तू उसके साथ बैठा है, वो तो हारने वाला, ये हारेगा वो। अब मुझ जैसे बंदे के साथ पंगा ले रहा, हारेगा। अब तू अगर उसके साथ रहेगा, 2-4 लपड़े तेरे लगेगी, तो तू क्यों फालतू में दुश्मनी कर रहा है, साइड में हो जा। और नहीं होना है तो फिर आ मैदान में। पिछली बार 1 साल पहले तो तुझे धूल चटाई थी, अब की बार और चटा दूंगा। कुतुबुद्दीन सा बड़ा होशियार था आदमी, इंसान सोचता है कि यार आगे बछड़ा खा रहा है और अब और जाऊं का ही मतलब। ये युद्ध उन दोनों के बीच में ही होता है, कुंभा और कौन सा खिलजी, मोहम्मद शाह खिलजी के बीच। इस युद्ध में क्या होते हैं, विजय होते हैं। क्या हुए, विजय हुए, कौन, कुंभा। अब विजय होंगे तो क्या करेंगे रे, जैसे विजय स्तंभ की स्थापना सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाई थी, उसी प्रकार बदनौर का जो युद्ध फतेह करते हैं कुंभा, इसके उपलक्ष्य में क्या करवाते हैं, कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कुशाल माता मंदिर का निर्माण। अगर क्वेश्चन आए कि कुशाल माता मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आप बता देना राणा कुंभा ने करवाया। करवाने का प्रमुख कारण क्या था, या कब करवाया, किसकी विजय के उपलक्ष्य में करवाया, बदनौर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है मेरे भाई, देखो कौन सा मंदिर,
कौन सा मंदिर? बदनोर मंदिर। सॉरी, बदनोर में मंदिर कहाँ है? बदनोर में। मंदिर कौन सा है? कुशाल माता मंदिर। कुशाल माता मंदिर। मंदिर कहाँ है? बदनौर में। बदनौर कहाँ है? भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ है? भीलवाड़ा। इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। मंदिर का निर्माता कौन था? राणा कुंभा। यहां तक आपको बात सीधी सीधी हेजटीज कॉपी में उतार लेनी है, समझ में तो आई गई आपके। इस बात का आप क्या रखना, ध्यान रखना। आगे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा बदनौर युद्ध के बाद क्या हुआ। 57 में युद्ध करवा दिया। ये तो हो गई उनकी राजनीतिक उपलब्धियां। भाई राणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या थी, एक बार वापस रिवीजन करना, ध्यान से रिवीजन करना। राजनीतिक उपलब्धियों में पहला क्या किया? शिरोयाबू का युद्ध जीता। शिरोयाबू का युद्ध जीता। दूसरा क्या होता है, इसी को आगे लेते हुए क्या हुआ? कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। होता कब है? 1437 में, याद करना। तीसरा क्या हुआ? आवड़ बावड़ की संधि। संधि कब होती है आवड़ बावड़ की संधि? 1453। चौथा क्या होता है? चंपानेर की संधि। कब होती है? 1456। पांचवा क्या हुआ रे? नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध कब होता है? 1456। सातवां क्या हुआ? बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध होता कब है? 1457। ये चार बातें आपको, चार पांच बातें क्या रखनी है आपको? ध्यान रखनी है राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, अब इनकी पढ़ेंगे हम सांस्कृतिक उपलब्धियां और साहित्यिक योगदान क्या रहा था, कला के क्षेत्र में इनका योगदान क्या था, कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया, कौन कौन से मंदिर बनवाते हैं, क्या साहित्य लिखते हैं, क्या वीणा बजाते हैं, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे। दरबारी कवि कौन कौन थे? भाई दरबारी कवि को भी पढ़ना है ना। कौन कौन से साहित्यों की रचना की थी, कौन कौन से टीकाई इन्होंने लिखे। ठीक है, इधर आते हैं साहित्य योगदान के अंदर। हम पहले पढ़ेंगे स्थापत्य कला में योगदान। स्थापत्य कला, महाराणा कुंभा द्वारा स्थापत्य कला क्या कहती? देखो, स्थापत्य कला में मैं बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण करवाएंगे। अरे यार आगे बताओ, ये पहले बता चुके हो आप। निर्माण कब करवाते हैं? 1438 से लेकर, देखो एक किताब बोलती है 1438, लेकिन दूसरी किताब क्या बोलती है? 1440 से लेकर 48 तक हुआ था। इस बात का भी ध्यान रखना है। देखो हम तो आपको दोनों तीनों चीजें साथ में बता देंगे। दूसरा, स्थापत्य कला में इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था। बहुत सारे दुर्गों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो विजय स्तंभ अगर है तो कहां है? चित्तौड़गढ़ में। जब हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे ना, तब इसको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, दूसरा कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। मचान दुर्ग का निर्माण, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मचान दुर्ग है कहां, तो आप बता देना मचान दुर्ग तो उसकी जगह पे ही है। वो जगह कहां है? कहां है? सिरोही में है। कोई पूछेगा कि इसको करवाने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था मेरो, एक जाति होती मेर जाति, मेरों के आक्रमण को रोकने के लिए, या आक्रमणों को रोकने के लिए, रोकने के, इस बात का आपको विशेष 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 ध्यान रखना है। ठीक है, रख लेंगे। आगे बताओ। देखो, विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया 1438 या 1440 से लेकर 48 तक। चित्तौड़गढ़ में यह है, सारंगपुर विजय की उपलक्ष्य में करवाते हैं। दूसरा करवाते हैं मचान दुर्ग का निर्माण। मचान दुर्ग है का? सिरोही में है। करवाने का प्रमुख कारण क्या था? जो मेर जाति है ना, मेर जाति, मेर जाति के आक्रमण को रोकने के लिए करवाया था। आगे बताओ यार। तीसरा कौन सा दुर्ग था? बोम्मट दुर्ग।
है कहाँ? उदयपुर में। कौन से पुर में? उदयपुर में। करवाने का प्रमुख कारण क्या था? निर्माण करवाने का प्रमुख कारण भीलों के आतंक को रोकने के लिए, भीलों के आक्रमण या आतंक को रोकने के लिए, आतंक को रोकने के, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बताओ रे यार। देखो कौन सा एक और दुर्ग इंपोर्टेंट का जिसका पुनर्निर्माण करवाया था? अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया। अचलगढ़ के दुर्ग का क्या करवाते? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण कब करवाते? 1453 में। क्या करवाया? पुनः निर्माण करवाया। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अचलगढ़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? 1453 में करवाया था। इसमें और भी कुछ इंपोर्टेंट है क्या? जी है। इसमें क्या क्या है? दो मूर्तियां हैं। एक मूर्ति किसकी है? खुद की, राणा कुंभा की। दूसरी एक मूर्ति किसकी है? इसके पुत्र जिसने इसकी हत्या की थी, उसका नाम क्या है रे मेरे लाल? उसके नाम है मेरे भाई, देखो, उदा। राणा कुंभा और उदा की क्या है? यहां पे मूर्तियां हैं। इस बात का भी क्या रखना है? आपको ध्यान रखना। देखो अचलगढ़ का दुर्ग जी है, कहां है? जगह में ही है। अचलगढ़ जगह कहां है? सिरोही में है। तो जिस लो क्या करवाते हैं? पुनर्निर्माण कौन करवाते हैं? राणा कुंभा करवाते हैं। कब करवाते हैं? 1453 में करवाते हैं। यहाँ है क्या क्या इंपोर्टेंट क्या है? यहाँ एक तो खुद की मूर्ति है राणा कुंभा की, और एक उनके पुत्र जो मेवाड़ का पितरहंता था, हम पढ़ेंगे आगे, उदा, उनकी क्या है? मूर्तियां हैं। ये चार दुर्ग हो गए। तीन दुर्ग, चौथा दुर्ग, पांचवा दुर्ग। पांचवा इसमें देखना आपको, कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या करवाते? कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। निर्माता कौन है? राणा कुंभा। दुर्ग है कहां? इसकी जगह में ही है। जगह कहां है? राजसमंद में। कहां है? राजसमंद में। ठीक है। निर्माता कौन है? राणा कुंभा। अगर पूछ ले कि इसका शिल्पकार या कारीगर कौन था, वहां फंसोगे आप, उलझ जाओगे। उलझना नहीं है, इधर देखना है। कौन था इसका शिल्पकार? मंडन। कौन था? मंडन। इस बात का ध्यान रखना, रीट का पेपर हुआ था जो किसी कारणवश कैंसिल हुआ, उस पेपर में सीधा सीधा पूछा गया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग, उसके शिल्पकार कौन है? मंडन है। ठीक है, यहां तक आई आपको बात समझ में? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है? एक और दुर्ग है जिसको क्या कहा गया? कटारगढ़ कहा गया। कौन सा गढ़? कटारगढ़। इसके अंदर ही कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़। और इस कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? दुर्गों के अंदर दुर्ग। अगर क्वेश्चन आए कि दुर्गों, राजस्थान का वे दुर्ग जिसको दुर्गों के अंदर दुर्ग कहा गया, तो आप क्या बताओगे? कटारगढ़। क्यों बताओगे? कि वेदांत कला से आपको बता रही है ना ये बातें। कटारगढ़, इसको क्या कहा गया है? दुर्गों के अंदर दुर्ग। दुर्गों के अंदर दुर्ग। आई बात समझ में? कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की संकटकालीन, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है? कुंभलगढ़ को कहा गया है। अब मां साहब हमें यह बता दो कि मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है। हम आपको यह भी बताएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि जब मारवाड़ पढ़ेंगे तब बताएंगे, हम तो आज ही बता देंगे आपको। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले? वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सिवाना को। कौन से दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को। और सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। ठीक है मेरे भाई। देखो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी हुई? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? कुंभा। जबकि कारीगर कौन था? मंडन। इस दुर्ग के अंदर ही क्या है? एक दुर्ग है
और इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक महल है, उसका नाम है बादल महल। इस बात का भी ध्यान रखना। कौन सा महल? बादल महल। इस बादल महल के और दो भाग है, जब हम स्थापत्य कला के पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी देख लो आप, इसके भी दो भाग है। एक का नाम है जनाना, दूसरे का नाम है मर्दाना। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है ना, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब राणा कुंभा की हत्या होने वाली है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही क्या मामादेव तालाब है। कौन सा तालाब? मामादेव तालाब। कुंभा क्या करते थे? कुंभलगढ़ में आते थे, बहुत ही प्यारा किला था इनका, बहुत ही प्यारा गढ़ था इनका। ये इस गढ़ में, कटारगढ़ में आके बैठते थे। और जब ये इनके जीवन काल के या शासन काल के अंतिम दिनों में थे ना, 68 की बात है ये, अंतिम दिनों में थे, तब एक रोग होता है उन्माद रोग। उन्माद रोग से ग्रसित थे ये। और उदय क्या चाहता था कि बूढ़ा होएगा, हाल गया कौन नहीं, मरिया कौन नहीं, मैं राजो का दड़ बनूं। भाई मैं राजा कब बनूंगा? अभी तक पापा राज कर रहे हैं, मैं राजा बनूंगा कब? और सीधी सीधी बात है कि राजनीति में होता क्या है, पैर खिंचाई होती है उसमें, तो हटाओ और उसकी जगह हम भाई दूसरा ले लेगा, यही होता है। तो उदय ने क्या किया कि जो कटारगढ़ में कौन बैठे थे? कुंभा जी बैठे थे। कुंभा जी कटारगढ़ में बैठते, सोचते कि यार करे तो करे क्या, जवानी के मजे गए, बुढ़ापा आ गया, जाए तो जाए कहां। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुंभा जी या कटारगढ़ में बैठते थे, पुरानी बातें याद करते थे, व्हाट्सएप देखते थे कि यार पुराने पुराने दोस्त कहाँ गए, ये सारी कुछ चर्चाएं इनको उन टाइम रही होगी। कटारगढ़ में बैठे थे, तभी उदा ने सोचा कि आज पापा का काम तमाम कर देते। ये जो तालाब है ना, मामादेव तालाब, ये कटारगढ़ दुर्ग, ऐसे दुर्ग है, कटारगढ़ का किला कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। इस किले के जस्ट नीचे क्या मामादेव तालाब है। देखना मेरी बात को, देखो 3D में बताइए हम आपको, हम इधर 2D में बताएंगे। यह है कटारगढ़ दुर्ग, ठीक है। या नीचे क्या है? मामादेव तालाब। कुंभा जी यहां झरोके में बैठे थे। कौन बैठे हैं? कुंभा जी। उदा आया पीछे से, उदा आया पीछे से, कुंभा जी को क्या देता है? धक्का देता है, कहां गिर गए? मामादेव तालाब में। ठीक है, बुढ़ापे में उन्माद रोग से ग्रसित थे, तो अब उनसे बाहर निकला जाएगा क्या? भाई रोग से तो ग्रसित थे, खुद पीड़ित थे, नहीं निकला जाएगा तो क्या होगा? हत्या हो गई। अगर आपको पूछ लिया जाए, किसी पेपर में आएगा कि मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा गया, तो किसे कहा गया? उदा को कहा गया। उदा ने क्या की थी? उसके पिता की हत्या की थी। ठीक है, ये सारी बातें हो गई इसकी। जनाना मर्दाना याद रखना, क्योंकि बादल महल के दो भाग है ये। बादल महल इसी कटारगढ़ में, कटारगढ़ खुद कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। और इसका जो कारीगर है ना, वो कौन है? मंडन है। यहां तक आपको क्या ही बात समझ में आई? एक और दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? वसंतगढ़। कौन सा गढ़? वसंतगढ़। दुर्ग है कहां भाई साहब? तो ये दुर्ग कहां है रे? सिरोही में। कहां है? सिरोही में। देखो इन्होंने क्या किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण। अगर क्वेश्चन आए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा गया है, तो आप बता देना कुंभा जी को कहा गया है। ये थे, इन्होंने स्थापत्य कला में जो किले बनाए ना, उसके बारे में चर्चा। ठीक है, स्तंभ कौन सा बनाया? विजय स्तंभ। अब बात करेंगे हम इनके द्वारा बनाए गए मंदिरों की। भाई इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनाए, इधर मैं आपका ध्यान चाहता हूं। एक मोटा मोटा इन्होंने मंदिर बनाया बदनौर में, कुशाल माता मंदिर। कौन सी माता मंदिर? कुशाल माता मंदिर। जगह कहां है, या यह मंदिर कहां पड़ता है? बदनौर में पड़ता है। बदनौर कहां है रे लाडलो? भीलवाड़ा में। ठीक है, एक इन्होंने क्या बनवाया, या इन्हीं के शासन काल में श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण हुआ। यह कहां है? यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसी को क्या कहा जाता है? श्रृंगार चौरी को क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा ही नहीं होगा आज तक।
ये हम बता रहे हैं आपको। वेदांत क्लासेस सारे फैक्ट लेके आती, ऐसे थोड़ी खेलेगी वेदांत क्लासेज। वेदांत क्लासेज फैक्टों के साथ खेलती है, ठीक है। वेदांत क्लासेज की तुत्ती बोलती है किसके साथ? फैक्टों के साथ। सरंगार चौरी को क्या कहा गया है? शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर। क्वेश्चन आएगा शांतिनाथ जैन मंदिर कहाँ है, आपको हवा नहीं लगेगी क्योंकि आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, आपने श्रृंगार चौरी के आगे गए ही नहीं। आप तो थोड़ा पीछे आओ, इसको ये भी देख लो, शांतिनाथ जैन मंदिर ही इसे कहा गया है। इसका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? कुंभा के शासनकाल में। पैसे लगाने वाला कौन था? कुंभा। लेकिन देख रेख करने वाला कौन था? कुंभा का एक कोषाध्यक्ष था जिसका नाम है बेलका, बेलका भंडारी। ये कौन है? कुंभा का कोषाध्यक्ष। इसकी देखरेख में क्या हुआ? श्रृंगार चौरी का निर्माण हुआ। श्रृंगार चौरी जो है ना वो क्या है? रमाबाई का विवाह स्थल है। देखो कौन सी बाई का? रमाबाई का विवाह स्थल। देखो अगर रमाबाई की कहीं चौरिया मंडी तो कहां मंडी? श्रृंगार चौरी में। श्रृंगार चौरी रमाबाई का विवाह स्थल है क्योंकि रमाबाई कौन है रे? कुंभा की लाडली है, कुंभा की पुत्री। इस बात का आपको क्या रखना, विशेष ध्यान रखना है कि श्रृंगार चौरी को क्या कहा जाता है? शांतिनाथ जैन मंदिर कहा जाता है। उसी में क्या है कि जो रमाबाई है ना वो उसका विवाह स्थल के लिए बनाया गया था। ये उसकी चौरियां मारने के लिए क्या बनाया गया? श्रृंगार चौरी बनाया गया। इसकी उपस्थिति में ये इसका निर्माण होता है। तो उसका एक कोषाध्यक्ष था, उसकी देखरेख में होता है, उसका नाम क्या मिलता है? बेलका भंडारी। ठीक है, कौन था ये? कुंभा का कोषाध्यक्ष था। आई बात समझ में? थोड़ा इधर मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि रमाबाई का योगदान साहित्य में क्यों पढ़ना पड़ता है, योगदान क्या था। रमाबाई कौन थी? तो कुंभा की पुत्री थी, इस बात का तो आपको पता है, डॉटर ऑफ कुंभा। इसको क्या कहा गया? ये अपने पिता की तरह ही संगीतज्ञ का ज्ञान था इसको। जिस प्रकार से पापा गाना गाया करते थे, तू आजा मेरे क्लोज, मिल गाना मौका रोज, उसी प्रकार से ये भी गाना गाया करती थी। इसको क्या बोल दिया? वागेश्वरी। अगर क्वेश्चन आएगी वागेश्वरी कौन है या वागेश्वरी उपाधि किसकी है, तो आप बता देना रमाबाई की है। प्रमुख कारण क्या था भाई ये उपाधि देने का? आप ये बताना कि रमाबाई अपने पिता की तरह संगीतज्ञ में निपुण थी। क्या थी? निपुण थी। अगर क्वेश्चन आए कि रमाबाई को राणा कुंभा ने दहेज में कौन सी परगना दी? अब तो दहेज प्रथा गलत बात है, पहले दहेज दिया जाता था, आज भी लेते देते ही हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। मैं ये बोलूंगा कि जो रमाबाई है ना, रमाबाई को कुंभा ने डाइजे में क्या दिया था रे? डाइजे में गाड़ी दी होगी, लेकिन दहेज में एक परगना दिया था और उस परगने का नाम क्या है? जावर परगना दिया था। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि रमाबाई को कुंभा ने कौन से ठिकाने का या कौन से ठिकाने का परगना दिया था। तो आप बता देना रमाबाई को क्या मिला? दहेज में जावर मिला। आई बात समझ में? ये इनकी है साहित्यिक योगदान। मंदिरों में 2-4 मंदिर और बाकी रहते हैं, उसके बाद में इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ और इनकी सारी उपाधियां, जो 8 से 10 उपाधियां थी, इनके द्वारा लिखे गए टीकाए, इनकी सारों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।